हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 20 मार्च और 20 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले तो कि आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज है 20 मार्च और आज का जो दिन है वो विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस जो है ये आज 20 मार्च को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि जो गौरैया पक्षी है, इस गौरैया पक्षी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत करी गई थी वो 2010 में करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 2010 में करी थी और ये आप सभी को पता है कि किसी भी दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ही करती है। तो ये थी यहाँ से जानकारी। लेकिन आज केवल विश्व गौरैया दिवस नहीं है, बल्कि आज का जो दिन है यह विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। तो आज विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि विश्व खुशहाली दिवस की घोषणा कब हुई थी। तो इसकी घोषणा 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है आज। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि विश्व खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली जो है इसके मापने के लिए 6 स्तर पे इसको आंका जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय को मापा जाएगा। दूसरा है कि स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। तीसरा है सामाजिक सहयोग। चौथा है आजादी। पांचवा है विश्व और उदारता। छठा है भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों की सोच। तो इन 6 कारकों के आधार पर इसे मापा जाता है। बात कर लेते हैं कि जो 2020 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसमें भारत का 144वां स्थान रहा था। विश्व खुशहाली दिवस में विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो था वो 144वां था और भारत के जितने पड़ोसी देश थे उनका सभी का स्थान भारत से ऊपर हो गया था। तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिली। अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की तरफ, एक एक करके सभी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनेगा। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर फार्म है ये कहां पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाने की घोषणा जो है ये सिंगापुर द्वारा करी गई है। तो सिंगापुर में अब ये सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया जाएगा। अब देखिएगा इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा। तो इसका निर्माण जो है ये समुद्र तट और जलाशयों पर किया जाएगा, क्योंकि जो सिंगापुर है इसमें नदियां बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए इसका जो निर्माण है ये समुद्र तट के सहारे और जलाशयों पर किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि सिंगापुर के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि देश में पनबिजली बनाने के लिए कोई नदी नहीं है। देखिएगा जो पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है इसको बनाने के लिए इसमें पानी के लिए बहाव की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंगापुर में नदी ना होने के कारण ये सिंगापुर के लिए बड़ी चुनौती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि सिंगापुर में इसकी घोषणा करी गई है तो सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर नगर। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? सेलप्पन रामनाथन। प्रधानमंत्री की बात करें अगर हम तो ली शियन लोंग जो हैं वे सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी बातें हमने सिंगापुर के बारे में पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने हैं। पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी जिसने कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक 200 रन बनाए हैं तो उनका नाम है हाशमतुल्लाह शहीदी जो है वे टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बने हैं। और उन्होंने कौन से देश के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करी है? तो उन्होंने अबू धाबी में जो मैच हो रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो कि उनका दूसरा टेस्ट मैच है, उन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने यह नाबाद 200 रन की पारी खेली है। इस नाबाद पारी के लिए उन्होंने 443 गेंदों में 200 रन बनाए हैं, 21 चौके लगाए हैं इसमें। और उन्होंने अगर बात करें कि कब टेस्ट मैच में पदार्पण किया था तो उनका पहला टेस्ट मैच जो था वो 2018 में उन्होंने इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ खेला था, जो कि बेंगलुरु में खेला गया था। अब यहां से एक बात और भी जानकारी मिलेगी आपको कि जो ये 2018 में जो पहला टेस्ट मैच खेला था उन्होंने बेंगलुरु में भारत के खिलाफ, ये अफगानिस्तान टीम का भी पहला टेस्ट मैच था। यहां से बात करते हैं कि उन्होंने अपने एक दिवसीय मैच में कब पदार्पण किया था। तो उन्होंने अपने एक दिवसीय मैच में केनिया देश के खिलाफ पदार्पण किया था। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके लिए यहां से ले आया हूं।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो इसे मंजूरी दी गई है जम्मू और कश्मीर प्रशासन के द्वारा। जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अब इसे मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं कि ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो ये जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा जिले के चिनाब नदी के ऊपर इसे स्थापित किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी कुल 850 मेगावाट, और 850 मेगावाट के लिए 5281.94 करोड़ रुपए की इसमें अनुमानित लागत का भी प्रावधान किया गया है। अब यहां से ये बात ध्यान रखिएगा कि 5881 करोड़ रुपए की इसकी लागत होगी, लेकिन इसकी शुरुआती लागत जो है वो शुरुआत करने के लिए इसे 100 करोड़ रुपए से शुरू किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। लेकिन जम्मू और कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बातें पढ़ना चाहें तो इसके पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में अगर उपराज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 में। इस प्रकार से पूरी जानकारियां इसके बारे में मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के महानिदेशक कौन बने? तो आईएसए के जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर जो हैं वे आईएसए के वर्तमान नए महानिदेशक बने हैं। उनकी नियुक्ति जो है आगामी 4 वर्ष के लिए करी गई है। वे जलवायु परिवर्तन में प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं, यानी कि अगर बात करी जाए कि वे प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी हैं, इस बात के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो उन्होंने उपेंद्र सिंह त्रिपाठी का स्थान लिया है, और अगर जो उपेंद्र सिंह त्रिपाठी है उनकी नियुक्ति 2017 में करी गई थी, जो कि अब यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात अजय माथुर को आईएसए का नया महानिदेशक बना दिया गया है। यहां से एक प्रश्न और भी बनेगा कि आईएसए क्या है? आईएसए अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, और नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आईएसए की घोषणा करी गई थी। तो यहां से आपके लिए ये जानकारियां पूरी मैं आपको देता हूं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये है कि अगला प्रश्न है कि 15 कोर्प्स के कमांडर कौन बने हैं? 15 कोर्प्स जो है इसके कमांडर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे। डीपी पांडे जो हैं वे 15 कोर्प्स के कमांडर बने हैं। उनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो उनकी नियुक्ति दिसंबर 1985 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में हुई थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से पद प्राप्त किया था, और BS राजू को अब भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक का पद दिया गया है। तो ये बातें मैंने आपको यहां से दे दी है। इसके पश्चात है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नहीं बल्कि हम पढ़ेंगे अब आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि रॉबिनहुड की पहली मुख्य उत्पादक अधिकारी यानी कि CPO कौन बनी है? ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका की कंपनी है रॉबिनहुड, जिसकी आपसे पूछा गया है कि CPO कौन बनी है, मुख्य उत्पादक अधिकारी कौन बनी है। 4 ऑप्शन आप सभी के लिए है। 4 ऑप्शन में से जो भी सटीक आंसर होगा वो आपने देना है। इसके पश्चात मैं बात कर लेता हूं कि कल मैंने क्या प्रश्न पूछा था। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सीवरथॉर्न वृक्षारोपण शुरू करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा करी गई है? तो ये जो घोषणा है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा करी गई है, जिसमें आप सभी ने जो जवाब दिया था वो एकदम सटीक जवाब था। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। तो मिशन ग्रामोदय जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसके बारे में अलग प्रश्न रहेगा कि ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आवास की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि इनमें ग्रामीण लोगों को और भी आसानी से सभी जो समस्याएं आती है, जो परेशानियां होती हैं, उनको निपटारा किया जा सके। अब ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। बात कर लेते कि इसका गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो ये जानकारी मैंने आपको मध्य प्रदेश से दे दी है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि
कौशल मेले का आयोजन किया गया। कौशल मेले का आयोजन कब किया गया, कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये कारगिल में किया जाएगा। कारगिल एक जिला है जो कि जम्मू कश्मीर में आता है, लद्दाख में आता है बल्कि अब तो। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 24 मार्च को इस मेले का आयोजन किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया जाएगा। यहां से एक बात और भी है कि जो 24 मार्च को तो इसका आयोजन किया जाएगा कारगिल में, लेकिन 27 मार्च जो होगी, 27 मार्च को इसकी जो मेजबानी है ये लेह के द्वारा की जाएगी। तो ये जानकारी आपको यहां से, लेकिन देखिएगा कारगिल में इसकी 24 तारीख को इसका आयोजन होगा। तो कारगिल के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कारगिल जो है इसकी स्थापना जुलाई 1979 में करी गई थी। इसके डिप्टी कमिश्नर है बेसर उल हक चौधरी, और लोकसभा क्षेत्र जो है ये लद्दाख के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद कौन है, तो फिरोज अहमद खान जो है वे इसके मुख्य कार्यकारी पार्षद भी हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। तो पासेक्स अभ्यास का आयोजन जो है ये भारतीय सेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत रॉयल बहरीन नेवल के साथ में किया है, और 17 मार्च को किया गया। कहां पर किया गया? फारस की खाड़ी में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अंतर सहभागिता को बढ़ाना ही पासेक्स अभ्यास एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो अब बने हैं रिज अहमद, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के हैं, जो पहले पाकिस्तानी अभिनेता है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुए हैं। अब यहां से देखिएगा कि उन्हें किस श्रेणी के तहत नामांकित किया गया है। तो उन्हें नामांकित किया गया है साउंड ऑफ मेटल फिल्म के लीड एक्टर की श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं M.A. गणपति। M.A. गणपति जो कि उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि इसके नए महानिदेशक बने हैं। उन्हें 29 फरवरी 2024 तक, यानी कि उनकी जो सेवानिवृत्ति की तारीख है 29 फरवरी 2024, जब तक वे इस पद पर कार्य करते रहेंगे। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से दे दी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो जो करंट अफेयर की सीरीज जो है ये पसंद आ रही है। और अगर आपको करंट अफेयर की सीरीज पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स, मूल विधियां, हिंदी, संस्कृत अनेक वीडियोज मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।